हूँ। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं देख लीजिए, क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन और मीनिंग, मार्केटिंग क्या है, क्या मार्केट किया जा सकता है, व्हाट कैन बी मार्केटेड, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में अंतर क्या है या रिलेशनशिप क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के फिलोसॉफीज़ क्या है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग मिक्स के बारे में हम जानेंगे। तो सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले नॉर्मली हम जो पढ़ते हैं वो क्या है, इंट्रोडक्शन या मीनिंग। मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट। अब मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर जाके आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो सेल करते हो। तो बिजनेस अल्टीमेटली चलता कैसे है? जब तक आपके बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तब तक आपका बिजनेस चलेगा नहीं। और ये रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है? सेल से। और ये सेल की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेल्स ही नहीं होगी तो फिर बिजनेस चला के क्या फ़ायदा? चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, सेल्स होना ज़रूरी होता है। अब इस सेल को हम कहाँ पर करते हैं? मार्केट में। अब ये मार्केट कोई फिजिकल मार्केट नहीं कि किसी एक एरिया में चले गए, जैसे चांदनी मार्केट हो गया, वैसा मार्केट नहीं है। मार्केट ऑनलाइन भी हो सकता है, मार्केट फिजिकली भी हो सकता है। मार्केट एक कॉन्सेप्ट है जहां पर बायर और सेलर जो है कहीं पर भी अगर मीट कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप बायर सेलर जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं और डील फाइनलाइज कर रहे हैं, तो वो भी एक मार्केट ही है। ओके। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या होता है कि इस मार्केट को मैनेज करने के लिए, मार्केट में जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं उसको मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट का जो अलग से विंग है उसको मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी होता है मैनेजमेंट में। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है कि फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा होता है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है वगैरह चीज़ें, वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट देखता है। तो मार्केट को कैसे हैंडल करना है, मार्केट में कंज्यूमर्स को कैसे हैंडल करना है, सेल्स कितनी करनी है, कैसे करना है, क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ये सारी बातें जो मार्केट से रिलेटेड है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट में कवर होता है। ओके। ट्रेडिशनली यानी कि पुराने समय में देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। तो पुराने टाइम्स में क्या होता था कि सेलिंग और मार्केटिंग दोनों एक ही चीज थे, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है। लेकिन मॉडर्न एज के साथ मार्केटिंग जो है वो बहुत वाइड कॉन्सेप्ट होता जा रहा है और सेलिंग जो है वो मार्केटिंग का बस एक पार्ट बन गया है। ठीक है। तो अभी ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, यहां पर कंज्यूमर्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। कंज्यूमर्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो हम लोग बनाते हैं बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, क्योंकि यही स्ट्रेटजीज की हेल्प से हम कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने पे ललचाते हैं। उनको बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट हमारा सर्विस जो है वो कॉम्पिटिटर से बेटर है, जिससे हमारी सेल्स बढ़ेगी, उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा और रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, उससे हमारी बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल होंगी। ठीक है। तो यहां पर देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट के काफ़ी सारे डेफिनेशंस है बाय रिनाउंड ऑथर्स, तो आप चाहो तो इनको पॉज करके पढ़ सकते हो। ऑल द मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग आर बेस्ड ऑन द फिलोसफी दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इज द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस। अब मार्केटिंग जो है ना, ये क्या कहती है बेसिकली, इसका क्या मोटो है, इसका मूल मंत्र क्या है? वो ये है कि कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन ही बेसिक पर्पस है बिजनेस का। देखो बिजनेस हम लोग करते तो हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट तो तब आएगा जब आप माल बेच पाओगे या अपनी सर्विसेज को बेच पाओगे। और वो आप कब कर पाओगे? जब आप अपने कस्टमर्स को खुश रख पाओगे, उनको सेटिस्फाइड रख पाओगे। यानी कि अगर आप अपने कस्टमर्स को ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे पाओगे वाजिब दाम में जो कंज्यूमर्स की वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं, तभी जाके आपका बिजनेस जो है वो ग्रो होगा। और एक तरह से बिजनेस का ये बेसिक पर्पस ही है। ठीक है, कि कस्टमर्स के वांट्स को नीड्स को सेटिस्फाई करना, उनके सेटिस्फैक्शन से ही हमको पैसे कमाने हैं। ठीक है, उनको निराश करके कभी भी कोई बिजनेस बड़ा नहीं बन सकता, प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तो ये मूल मंत्र है सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है। अब देखो मार्केटिंग शब्द क्या है, मार्केटिंग का क्या मतलब है? मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। तो मार्केटिंग में क्या है कि एक सोशल प्रोसेस है जहां पर कुछ लोगों को कुछ चीजें चाहिए होती हैं, जैसे मैं और आप हैं, हम लोगों की कुछ नीड्स एंड वांट्स होते हैं।
ठीक है। और इन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कैसे किया जा सकता है? थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स या सर्विसेज से इन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, मेरी एक नीड है, मुझे अभी भूख लगी, ओके। और गुड्स क्या हो सकती है? पिज़्ज़ा हो सकता है। तो मैंने फ़ोन लगाया, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा मेरे पास आ गया। तो मेरी एक नीड थी, उसको सेटिस्फाई किया गया किस तरह से? एक गुड को देकर। तो ये हो गया एक सोशल प्रोसेस। और यहाँ पर नीड्स एंड वांट्स को क्रिएट करने के बाद एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के थ्रू जो है ये नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई होती है और इससे वैल्यू भी क्रिएट होती है। तो ये पूरा कैसे काम करता है ये हम देखेंगे। देखो, मार्केटर्स जो है ना, ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क क्यों? हार्ड वर्क करके ये पता लगाते हैं कि जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या नीड्स एंड वांट्स हैं। अब देखो, नीड्स एंड वांट्स में एक बेसिक डिफरेंस है। नीड जो है वो होती है हमारी बेसिक ज़रूरतें, जैसे रोटी कपड़ा मकान। हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है तो हमको पानी चाहिए, भूख लगती है तो खाना चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, जूते चाहिए अपने बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये तो हो गई बेसिक नीड्स, ये सबको चाहिए होती है। और वांट्स जो होती है ना, ये थोड़ा सा लग्जरी टाइप होता है। जैसे कि कार, अगर हमारे पास कार नहीं भी हो तो भी हमारा काम चल जाएगा, ओके। हम कार रेंट पे ले सकते हैं या टैक्सी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर हमारे पास एक अपनी कार होनी चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं। पर किसी के पास अगर कार है तो वो उसकी वांट के लिए है, ठीक है। तो नीड्स एंड वांट्स में ये बेसिक डिफरेंस है। नीड जो है, जो बेसिक ज़रूरतों का सामान है, वो हमारे नीड के अंदर आता है। और वांट जो है वो हमारी लग्जरी आइटम्स के अंदर वांट्स आती हैं, ठीक है। तो मार्केटर जो होते हैं, मान लो कि मैं एक कंपनी हूँ, मुझे कुछ मार्केटिंग करनी है, मुझे कुछ प्रोडक्ट डेवलप करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या जानना होगा कि जो भी मेरा टारगेट मार्केट है, मतलब जहाँ पर जाके मैं प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, वहाँ पर जो कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स की नीड्स या वांट्स क्या हैं, पहले मुझे ये पता लगाना पड़ेगा। और उसके बाद मुझे डेवलप करना पड़ेगा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो इन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएँ, ठीक है। तो ये चीज होती है मार्केटिंग। अब देखो, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग क्या है? सबसे पहला फीचर है नीड एंड वांट। जैसा मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि सबसे पहले फोकस जो रहेगा मार्केटिंग का, वो जानना कि कस्टमर्स की नीड और वांट्स क्या है, यानी कि बेसिक ज़रूरतें और उनकी लग्जीरियस ज़रूरतें क्या हैं, उनको क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है हमको ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ेंगी जो इन ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सकें। और सेटिस्फाई कैसे करें? हमारे कंपटीटर के प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करें, ओके। दूसरा पॉइंट है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। अब जब आपको पता चल गया कि इस मार्केट में कंज्यूमर्स की ये डिमांड है, मान लो एक एक्स डिमांड है उनकी, ठीक है। अब इस एक्स डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो है उसको लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो एक बार आपने इस डिमांड के हिसाब से एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लिया, मान लो प्रोडक्ट है वाई, ओके। तो प्रोडक्ट जब आपने डिज़ाइन कर लिया, तब आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफर करेंगे, ओके। तो आप मार्केट में जाएंगे, कोई एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप कस्टमर्स को ये बताएंगे कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च किया है, या हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस ऑलरेडी है जो आपकी इस वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। तो मार्केट ऑफरिंग मतलब मार्केट में आप कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं, और जब आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को ऑफर करेंगे तो आप उसके पूरे फीचर, शेप, साइज, कलर एक्सेट्रा के बारे में बताएंगे। जैसे कि मान लो नए आईफोन का जब ऐड आता है, आईफोन 11 के बाद 11 प्रो, तो उसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट होती हैं कि इसमें ट्रिपल कैमरा है, इसमें ये फीचर है, इसमें वो फीचर है, जिससे कस्टमर को पता चलता है कि अरे वाह, पुराने आईफोन से ये चीज़ इसमें ज़्यादा अच्छी है। आईफोन ही नहीं, किसी भी और आप सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज़ का ले लो, तो उसमें हर बार कुछ नए फीचर्स ऐड होते हैं, और वही नए फीचर्स जो हैं उसके एडवर्टाइजमेंट में रिफ्लेक्ट किए जाते हैं, ताकि कस्टमर को पता चले कि पुराना गैलेक्सी छोड़ के नया खरीदने का समय आ गया, क्योंकि इसमें ये नए और एडवांस्ड फीचर्स हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं एक मार्केट ऑफरिंग, ठीक है। आपको हमेशा मार्केट ऑफरिंग जो है वो देते समय ये दिमाग में रखना चाहिए कि जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है वो अच्छा होना चाहिए, और उससे कस्टमर को जो है सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस आपको ऑफर करना चाहिए जिससे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है कस्टमर वैल्यू। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इसलिए अपना पूरा अटेंशन अभी डिस्कशन पे ले आओ।
तो कस्टमर क्या होता है ना, कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तभी तैयार होता है एट अ गिवन प्राइस जब वो ये समझता है कि इस प्रोडक्ट से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यानी कि मुझे वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मैं पिज़्ज़ा का एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, पिज़्ज़ा जनरली 199 या मान लो आजकल तो 99 रुपीज़ में भी आते हैं। ओके, तो आपके लिए 199 रुपीज़ में, आप यंग जनरेशन के हो, 199 रुपीज़ में पिज़्ज़ा खरीदना बिल्कुल वाजिब है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मान लो कि आपके फादर हैं, वो थोड़े से बुजुर्ग हैं, आप अगर उनसे बोलो कि 200 रुपए में एक छोटा सा पिज़्ज़ा 6 कोन वाला पापा चलो ऑर्डर कर लेते खाते हैं, तो आपके पापा शायद बोलेंगे कि ये पिज़्ज़ा क्या है, ये तो टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है, चलो कहीं से रोटी सब्जी मंगा लेते हैं, या कोई कोई दूसरा सामान है जो दाल मखनी और तड़का दाल मंगा लेते हैं, रोटी मंगा लेते हैं, वो खाते हैं, वो सस्ते में भी हो जाएगा। तो यहाँ पर नोटिस करो कि जो प्रोडक्ट पिज़्ज़ा आपको जैसा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराता है, वो प्रोडक्ट सेम टू सेम सेटिस्फैक्शन आपके पापा को प्रोवाइड नहीं करा पाता है, क्योंकि उनकी टेस्ट अलग है, उनकी परसेप्शन अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है। उसी तरह मान लो आईफोन हो गया, नया आईफोन 1 लाख रुपए के ऊपर आता है, तो ये आईफोन हो सकता है आपके हिसाब से आपको लगता हो कि चलो 1 लाख रुपए अगर मेरे पास होते तो मैं खरीद लेता, क्योंकि आईफोन में काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स हैं, ये है वो है, इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। पर वही मैं आपके पापा का एग्जाम्पल लूँ तो वो सोचेंगे कि अरे यार, ये आईफोन जो कर रहा है वो तो एक बेसिक सा 8-10 हज़ार का एंड्रॉयड स्मार्टफोन भी कर देगा, तो मैं 1 लाख रुपए क्यों फंसाऊँ, मेरे तो 90 हज़ार रुपये यहाँ पर बर्बाद हो रहे हैं। तो इस आईफोन का जो वैल्यू आप परसीव कर रहे हैं, आपके लिए जो आईफोन का वैल्यू है एज अ कस्टमर, आपके पापा के लिए आईफोन का वैल्यू वो नहीं है। यानी कि डिफरेंट कस्टमर्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स का अलग अलग वैल्यू परसीव करते हैं। आपके पापा के पास 1 लाख रुपए से ज्यादा काफी पैसे होंगे, पर वो 1 लाख रुपए खर्च करके आईफोन नहीं खरीदेंगे। हर किसी के पापा ऐसे नहीं हो सकते, मैंने जस्ट एक जनरल एग्जांपल लिया, पर हो सकता है कि आपके जेब में आईफोन न हो, या सॉरी आपके जेब में अभी 1 लाख रुपए न हो, पर आप सोच रहे हो कि कैसे भी करके मैं थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करके आईफोन खरीदूंगा। तो एक बंदे के पास पैसे हैं फिर भी वो नहीं खरीद रहा है, और एक बंदे के पास पैसे नहीं है फिर भी वो खरीदने की सोच रहा है। मतलब ये आईफोन जो है वो आपके दिमाग में एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तभी जाके आप उसको उसके प्राइस में खरीदने के लिए राजी हो रहे हैं। पर वही प्रोडक्ट जो है उस प्राइस में आपके पिताजी के दिमाग में जो है, वो आपके पिताजी के जहन में वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहा है। अगर यही आईफोन मान लो 20 हज़ार का मिलता तो शायद आपके पिताजी इसको खरीदने के लिए तैयार हो जाते। ठीक है, तो ये कस्टमर वैल्यू, ये चीज समझनी है। अब यहां पर देखो क्या लिखा है, कस्टमर इज रेडी टू गिव अ प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ओनली व्हेन ही गेट सेटिस्फैक्शन और ओनली व्हेन द प्रोडक्ट इज ऑफरिंग यूटिलिटीज मैचिंग टू द प्राइस। अब आपके पापा के लिए 1 लाख रुपए का आईफोन उतनी यूटिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहा है जितनी प्राइस उनको पे करनी पड़ रही है। वो सोच रहे हैं कि 10 हज़ार 15 हज़ार का एंड्रॉयड स्मार्टफोन भी मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, बेसिक कॉलिंग, एसएमएसिंग की फैसिलिटी दे देता है, तो मैं 1 लाख क्यों खर्च करूं। आजकल 20 हज़ार के फोन में भी काफी अच्छा कैमरा होता है, तो मुझे आईफोन खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से यूटिलिटीज और प्राइस जो है उसमें मिसमैच है। पर आपके हिसाब से यूटिलिटीज और प्राइस में मिसमैच नहीं है, क्योंकि आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा यूटिलिटीज भी आईफोन में। एक तो देखो, आपको यहां पर बेसिक कॉलिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह सारी चीजें, फीचर्स जो है मिल रही हैं। फिर आप सोचेंगे कि ये आईफोन मैं फ्लॉन्ट कर पाऊंगा अपने दोस्तों के पास, इससे आपका सोशल स्टेटस शायद बढ़ जाए, तो वो भी आपके लिए एक यूटिलिटी है जिसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसा पे करने चाह रहे हो, जो आपके लिए मायने रखता है, पर हो सकता है कि आपके पिताजी के लिए वो मायने न रखे। तो यहां पर यूटिलिटीज के साथ प्राइस को मैच करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर कोई प्रोडक्ट कोई कस्टमर खरीदता है। यानी कि आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को कस्टमर के दिमाग में एक वैल्यू क्रिएट करना जरूरी है, तभी जाके वो उस प्रोडक्ट को या सर्विस को खरीदेगा। और ये वैल्यू जो है ये आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट से ज्यादा होना चाहिए, तभी कस्टमर जो है कंपटीटर के प्रोडक्ट को डंप करके आपका प्रोडक्ट जो है वो खरीदेगा। ओके, अब देखो नीड एंड वांट हो गई, कस्टमर का नीड वांट हमने पहचान लिया,
कस्टमर को एक प्रोडक्ट भी ऑफर कर दिया। अब ये प्रोडक्ट जो है कस्टमर के दिमाग में, जहन में वैल्यू भी क्रिएट कर रहा है कि अच्छा ये कंपनी ने जो प्रोडक्ट ऑफर किया ये तो काफ़ी अच्छा है, प्राइस भी सही है, चलो इसकी जो यूटिलिटीज़ हैं वो मेरे वांट्स से मैच करती हैं, तो मैं इस प्रोडक्ट को जाके खरीद लेता हूँ। अब चौथा पॉइंट जो फाइनली आता है वो है एक्सचेंज मैकेनिज्म, यानी कि अब रियल खरीद बिक्री होगी। इतनी देर तक तो हम कस्टमर्स के वांट्स को, फिर मार्केट में प्रोडक्ट ऑफर करना यानी कि ऐड करना, उसके बाद कस्टमर को वैल्यू परसीव कराना, ये सब में फंसे हुए थे। अब जाके एक्चुअल काम होगा, यानी कि एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी और मनीज वर्थ, ये होने वाला। यानी कि प्रोडक्ट हम एक हाथ देंगे और दूसरे हाथ से कस्टमर से पैसे लेंगे। तो ये जो एक्सचेंज मैकेनिज्म है ये कुछ और नहीं बल्कि सेल का प्रोसेस है, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप आता है मार्केटिंग के फीचर्स में। तो कस्टमर क्या करता है, पैसे देता है और इन रिटर्न वो वैसी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हमसे खरीद के ले जाता है जिससे उनके नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सचेंज जो है कभी कभी डायरेक्टली बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर होता है, या कभी कभी थ्रू मिडिल मैन। ये हमने बिजनेस में पहले भी क्लास 11 में पढ़ रखा है कि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में डीलर, होलसेलर, रिटेलर वगैरह लोग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उतना ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं यहाँ पर। एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। तो सारी मार्केटिंग हम क्यों करते हैं फाइनली, ताकि ये सेल हो सके, किसी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर का पैसा हम ले सकें और उसको अपना प्रोडक्ट थमा सकें। तो यही हमारा मेन टारगेट होता है पूरे मार्केटिंग मैनेजमेंट के पीछे, ठीक है। तो यहां पर देखो मार्केटिंग के लिए या एक्सचेंज के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। 2 पार्टीज मिनिमम होनी चाहिए, एक बायर या सेलर, एक बायर और सेलर, या आप इसको बायर को आप बोल सकते हैं कस्टमर और सेलर को बोल सकते हैं मार्केटर, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, बोथ पार्टीज मस्ट हैव समथिंग व्यूड वैल्यूएबल बाय ईच अदर। अब देखो बायर जो है उसके लिए तो सेलर का जो प्रोडक्ट है या मार्केटर जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है उसमें उसको वैल्यू दिखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके पिताजी के जहन में आईफोन की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी उसकी प्राइस है, ठीक है, लेकिन आपके जहन में है। तो आईफोन के बायर कौन बनेंगे, आप बनेंगे, आपके पापा नहीं बनेंगे। या पिज्जा के बायर कौन बनेंगे, आप बनेंगे, आपके पापा नहीं बनेंगे, क्योंकि पापा जो है वो दाल रोटी पसंद करने वाले हैं और आप न्यू जनरेशन के पिज्जा पसंद करने वाले हैं। तो जो प्रोडक्ट ऑफर किया जा रहा है वो आपके लिए वैल्यूएबल होना चाहिए। और वैल्यूएबल कब होता है, जब आपको प्राइस एंड यूटिलिटीज मैचिंग मिलती है, ठीक है। तो जो प्राइस आप पे कर रहे हैं उस हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि वो उतनी यूटिलिटीज मुझे दे रहा है, ओके। तो जब ऐसा होगा तभी जाके ये एक्सचेंज मैकेनिज्म या सेल जो है वो हो पाएगी। और बोथ पार्टीज के लिए बोला है वैल्यूएबल। तो बायर के लिए तो सेलर का प्रोडक्ट जो है वो वैल्यूएबल होना चाहिए, और सेलर के लिए बायर के पैसे, ऑब्वियसली, क्योंकि सेलर प्रोडक्ट के बदले या सर्विस के बदले क्या लेगा, बायर से पैसे लेगा, तो वो पैसे उसके लिए वैल्यूएबल होने चाहिए। बोथ पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। अब मैं सामान बेच रहा हूं और आप सामान मेरे यहां पर खरीदने आए हो, इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती आपको सामान खरीदना ही है और मुझे सामान बेचना ही है, ठीक है। कोई कस्टमर अगर मेरी दुकान में आता है कोई प्रोडक्ट खरीदने और मुझे उस कस्टमर की शक्ल पसंद नहीं आती, मान लो भाई, मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, और मेरे पास प्रोडक्ट रखते हुए भी मैं अगर उस कस्टमर को रिजेक्ट कर देता हूं कि जाओ भाई मेरे पास है नहीं, मैं तुमको बेचूंगा नहीं, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। यहां पर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है कि मैंने दुकान खोली है तो मुझे कोई भी कस्टमर आएगा तो उसको बेचना ही पड़ेगा। मेरी मर्जी मैं किसको बेचूंगा, और कस्टमर की मर्जी, अगर वो दुकान में चला गया, किसी प्रोडक्ट को हाथ में ले लिया, उसका दाम वगैरह पूछ के बार्गेन कर लिया, तो उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि उसको वो प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा, ओके। ये चीज आपको पता है। तो बोथ पार्टीज दे आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर, ओके। फोर्थ पॉइंट है, ईच पार्टी फील्स डिजायरेबल टू डील विद द अदर। अब दोनों पार्टीज में एक दूसरे से डील करने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। बायर को सेलर से खरीदने की इच्छा होनी चाहिए और सेलर को बायर को बेचने की भी इच्छा होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है, ईच पार्टी इज केपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। दोनों पार्टीज जो हैं, बायर और सेलर, दोनों केपेबल ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी कि दोनों को एक दूसरे से बात करना आना चाहिए। जैसे कि मान लो बायर को सिर्फ तमिल आती है और सेलर को बंगाली आती है, तो फिर उन दोनों में बातचीत जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो एक्सचेंज का प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा। और डिलीवरी जो है, दोनों पार्टीज जो है केपेबल ऑफ डिलीवरी होना चाहिए। अब एक पार्टी को क्या डिलीवर करना है, प्रोडक्ट या सर्विस, और दूसरी पार्टी को क्या डिलीवर करना है, मनी। तो दोनों पार्टीज केपेबल होनी चाहिए डिलीवर करने के लिए। मान लो आपके पॉकेट में पैसा है,
आप नज़दीकी एप्पल स्टोर में गए, पर उस एप्पल स्टोर में करंट मॉडल का स्टॉक ही नहीं है, यानी कि वो करंट स्टॉक जो है आपको डिलीवरी नहीं कर पाएगा, तो क्या डील हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। मान लो कि आपके पॉकेट में पैसा नहीं है और आप आईफोन खरीदने चले गए एप्पल स्टोर में और वहां पर वो मॉडल है बिल्कुल करंट वाला मॉडल, तो क्या वो आपको सामान बेचेगा? नहीं, क्योंकि पैसा तो आपके पास है नहीं। तो दोनों पार्टीज को डिलीवरी और कम्युनिकेशन के लिए कैपेबल होना चाहिए। ये पॉइंट था यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट कैन बी मार्केटेड। हम किस चीज़ की मार्केटिंग कर सकते हैं? जनरली हम किस चीज़ की मार्केटिंग करते हैं? वो एक प्रोडक्ट या सर्विस होता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स ए प्रोडक्ट इज समथिंग व्हाट अ सेलर सेल्स एंड अ बायर बाइज। प्रोडक्ट क्या है? कोई भी चीज़ जो सेलर्स बेचता है और बायर खरीदता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज जो आप मार्केट में ऑफर करते हो कस्टमर की नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो प्रोडक्ट होता है। देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, प्रोडक्ट डज नॉट ऑलवेज रेफर्स टू फिजिकल प्रोडक्ट ओनली फ्रॉम मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कोई फिजिकल प्रोडक्ट ही नहीं होता है, इट में इंक्लूड एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू कस्टमर फॉर सेटिस्फैक्शन। तो प्रोडक्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है जो हम कस्टमर को ऑफर करते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है। अब यहां पर मैं थोड़ा टेक्स्ट से हट के आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। प्रोडक्ट जो है ना, मान लो एक शू है, एक जूता, ठीक है, ये एक शू है, ये हो गया शू, ठीक है। ये शू जो है जो आप देख रहे हो, ये सिर्फ एक पहनने का चमड़े का जूता या एक कैनवास का जूता नहीं है जो आपके पैर को प्रोटेक्ट करे। इसके साथ और भी कुछ चीजें इसमें एडेड है। जैसे कि मान लो दो बिल्कुल सेम टू सेम शूज हैं, ठीक है, ये दो शूज हैं बिल्कुल सेम टू सेम है। एक शू के ऊपर लिखा हुआ है PUMA पूमा, ठीक है, और एक शू के ऊपर लिखा हुआ है XYZ। अब दोनों शूज बिल्कुल देखने में भी एक ही जैसी लग रही हैं, क्वालिटी में भी मोर और लेस सेम ही है, पर इस शू की कीमत है 1599 रुपए और इस शू की कीमत है 599 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए का गैप है। अब अगर ये शूज दोनों सिर्फ एक चमड़े का टुकड़ा या एक कपड़े का टुकड़ा होती जो आपको पैर को प्रोटेक्ट करती, तो आप ऑब्वियसली इस शू को खरीदते, क्योंकि ये 599 रुपए में ही पर्पस सॉल्व कर देता है। लेकिन आपको पता है कि कुछ लोग इसको नहीं खरीदेंगे, इसको खरीदेंगे, क्योंकि यहां पर पैर को प्रोटेक्शन करने वाला एक चमड़े या एक कपड़े का टुकड़ा के अलावा भी यहां पर कुछ है, जो कि है एक सोशल स्टेटस, एक ब्रांड वैल्यू, ठीक है। इस शू को पहन के जब आप निकलेंगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, लोग आपकी वाहवाही करेंगे। उसी चीज़ के 1000 रुपए यहाँ पर एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है शू, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। यहाँ पर सिर्फ ये लेदर का टुकड़ा या कपड़े का टुकड़ा ही आपको ऑफर नहीं हो रहा है, इसमें कुछ बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ है। ये शू आपके पैर को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, एक यूटिलिटी हो गया, प्रोटेक्शन देगा आपके पैरों को, और ये शू जो है ये आपके पैर को प्रोटेक्ट भी करेगा, साथ ही आपको एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल सेटिस्फैक्शन देगा। जब कोई आपके शू को देखकर इसकी तारीफ करेगा तो आपको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होगा, एक सोशल सेटिस्फैक्शन होगा। लोग जब इसकी तारीफ करेंगे तो आपको अंदर अच्छा लगेगा। उसी के लिए आप 1000 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, क्योंकि ये 1000 रुपये का जो प्राइस डिफरेंस है ये आपके लिए सोशल